करिए स्टार्ट। Hello friends, welcome to the online YouTube channel of Revolution IAS, an initiative of Raj Malhotra's IAS। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट फिलॉसफी और एथिक्स के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में दो प्रकार की फिलॉसॉफिकल स्ट्रीम्स हैं। एक होती है ऑर्थोडॉक्स, जिसमें वैदिक रिलीजन को माना जाता है, इसमें षट दर्शन आते हैं। दूसरी फिलोसॉफिकल स्ट्रीम जो है वो हेट्रोडॉक्स कहलाती है, जिसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म और चारवाक स्कूल आते हैं। ओके, इनमें से आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है जैन फिलोसॉफी एंड एथिक्स। सिविल सर्विसेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैन फिलोसफी और एथिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाता है ना, अलॉन्ग विद बुद्धिस्ट फिलोसफी। इनसे काफ़ी मतलब रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना इस पर अपना लेक्चर हम। जैन एथिक्स एंड फिलोसफी जैन वे ऑफ लाइफ को समझने के लिए ज़रूरी है, और ये स्कूल ऑफ फिलोसफी भारत में कई हज़ार साल से अस्तित्व में है। इसका प्रभाव ये रहा कि हमारे वे ऑफ लाइफ पर इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। भारत में अनेकता में एकता देखी जाती है, और इसके साथ ये भी देखा जाता है कि सभी अलग अलग फिलोसॉफिकल स्कूल्स का भारत पर प्रभाव है, और हमारी कल्चर, संस्कृति या सभ्यता के ऊपर इनका गहरी छाप छोड़ी है इन्हीं सब ने। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी इस समय भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग पर्व मनाए जा रहे हैं, जैसे गणेश चतुर्थी और साथ में पर्युषण और 10 लक्षण पर्व। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैन फिलोसॉफी में क्या मेन पंच महाव्रत पाए जाते हैं जो उसके पार्ट हैं। तो उनमें नॉन वायलेंस, ट्रुथ मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चैस्टिटी यानी ब्रह्मचर्य, नॉन पॉजेसिवनेस यानी अपरिग्रह, ये प्रिंसिपल्स इसका कोर बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन प्रिंसिपल्स का आज के समय में क्या महत्व है, भारत की सांस्कृतिक एकता को कैसे ये अपने में समाहित किए हुए हैं, साथ में कैसे इन्होंने समय समय पर हमारे कल्चर पर, पॉलिटिक्स पर प्रभाव डाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं अहिंसा की। दोस्तों, अहिंसा का मतलब, अहिंसा को इंग्लिश में नॉन वायलेंस कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन जितने भी इसके ट्रांसलेशन हैं इंडिया में, ये कॉन्सेप्ट, ये इसके जितने भी ट्रांसलेशन हैं, इसको पूर्ण रूप से अपने में समाहित नहीं कर सकते हैं। अहिंसा का कॉन्सेप्ट भारत में सदियों से है, और विश्व में भारत को अहिंसा के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। अहिंसा का मतलब हमारे शास्त्रों में जो मिलता है, या जैनिज्म में जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट लिया गया है, उसमें कहा गया है कि अहिंसा मीन्स कंप्लीट नॉन वायलेंस। कंप्लीट नॉन वायलेंस मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ अपने दूसरे व्यक्ति के साथ हिंसा ना करने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि हिंसा जो है, अहिंसा जो है, आपके विचारों में, आपके शब्दों में और आपके कर्मों में, उसमें भी दिखनी चाहिए, है ना। जैसा कि यहाँ अचरांग सूत्र का आप लाइन देख सकते हैं, जो व्यक्ति पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और वनस्पति की अस्तित्व की उपेक्षा या अपेक्षा करता है, वह अपने स्वयं के अस्तित्व की उपेक्षा करता है। ओके, क्योंकि उसका खुद का अस्तित्व उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसको समझने के लिए हम बात करते हैं एक बहुत ही अभी हाल ही में हुई घटना की, जिसे हम बोलते हैं कोविड-19। कोविड-19 पैंडेमिक और ऐसे कई सारी बीमारियां, चाहे वो इबोला वायरस हो, चाहे वो HIV एड्स का वायरस हो, ये हमारे तक क्यों आए? क्योंकि हमने जाके प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, और जब इंसानों ने नेचर को हार्म किया, नेचर के वे ऑफ लाइफ में इंटरप्रेट या इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी, तब जाकर नेचर का जो रौद्र रूप हमने देखा वो कोविड कह सकते हैं। चाहे अभी जितने भी हमारे यहाँ पर फ्लड के केसेस आ रहे हों, चाहे पहाड़ों में धरती धंसने के केस सुनने में मिल रहे हैं, लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, जब हम प्रकृति के अस्तित्व की उपेक्षा करते हैं तो उसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। अब अहिंसा के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आपके विचारों से भी जोड़ा गया है ना, यानी आपके थॉट्स। कोई भी घटना पहले इंसान के मस्तिष्क से शुरू होती है, पहले उसके विचार में हिंसा आती है, फिर उसके शब्दों में और फिर उसके कर्मों में वो देखने को मिलती है ना। जब हम देखते हैं कि हमारी समाज में महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, या वमेन के साथ वायलेंस हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं हम लोगों के जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो विचार हैं,
उसमें वो हिंसा पहले उत्पन्न होती है। अगर हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी मतलब इशू को डील करना है, चाहे वो वायलेंस विद विमेन हो, हमें पहले अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपने विचारों पर काम करना होगा। जब हम अपने विचारों में अहिंसा के सिद्धांत को पूर्णता उतार लेंगे, तब जाके हमारे शब्दों में और हमारे कर्मों में वो चीज़ देखने को मिलेगी। और जब तक हम सिर्फ ऊपरी तरीके से सिर्फ अपने काम कंट्रोल यहाँ पर फोकस करेंगे, तब तक हम उस इशू को डील नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है उसका काफ़ी ब्रॉड मीनिंग बताया गया है ना। फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है सत्य या ट्रुथ। अब सत्य का मतलब है कि भाई झूठ नहीं बोलना, है ना, ये उसका एक बेसिक मीनिंग हम समझते हैं। लेकिन सत्य का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर लिया गया है उसको हम पूर्णता अहिंसा के कॉन्सेप्ट से जोड़कर देखते हैं। कैसे? अब इसमें ये जो स्क्रिप्चर से क्या कहा गया है, तो वन शुड स्पीक व्हाट इज नीदर प्लेजेंट नॉर अनप्लेजेंट बट ओनली ट्रुथ विच इज राइटियस एंड विदाउट एनी फॉल्ट। मनुष्य को वह बोलना चाहिए जो ना तो सुखद है और ना ही अप्रिय, बल्कि केवल सत्य हो, जो धर्मयुक्त और दोष रहित हो। अब इससे हम क्या समझते हैं कि सत्य का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर लिया गया है अहिंसा के साथ तो मिला हुआ है ही, और सत्य की बात हो रही है पूर्ण सत्य की। भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में सत्य को ईश्वर तुल्य माना गया है, या ईश्वर को ही सत्य कहा गया है, या यूं कहें कि सत्य ही शिव है, यह आपने सुना होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी वाणी में जितना हो सके पूर्ण रूप से सत्य को बोलना चाहिए, सत्य को अंगीकृत करना चाहिए। उसका सत्य सामने वाले को सही या गलत लगे, परंतु झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्पीकिंग द ट्रूथ इज एसेंशियल इन जैन एथिक्स बट इट मस्ट बी डन विदाउट कॉजिंग हार्म टू अदर्स। आपके सत्य से किसी का नुकसान, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं पब्लिक लाइफ में, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हों, चाहे कोर्ट के सामने आए कई लोग, और जब वो सत्य बोलने से डरते हैं तो आम लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सत्य है, सत्य अहिंसा के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही फंडामेंटल है, और जब तक सत्य नहीं होगा अहिंसा एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अहिंसा और सत्य साथ में एग्जिस्ट करते हैं। और यहीं से हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने सत्य के कॉन्सेप्ट को ही अंग्रेजों के हृदय परिवर्तन के लिए उपयोग किया। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह का उपयोग किया। सत्याग्रह क्या होता था? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सत्य और एक है आग्रह। गांधी जी का कहना था कि अहिंसा के पाथ पर, मार्ग पर चलकर ही वो सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। और गांधी जी का मानना था कि सत्य ही ईश्वर है, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जब हमारे जीवन का उद्देश्य सत्य है और सत्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए जो हमारे रास्ता होगा वो अहिंसा वाला मार्ग ही रहेगा। और साथ में आग्रह या सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह उनकी टेक्निक थी जिसमें वो कहते थे कि हमें सामने वाले के वैचारिक परिवर्तन, उसके विचारों को परिवर्तित करना है, उसके सिर्फ कर्मों तक सीमित नहीं रहना। हमें सत्य को इस तरीके से ले जाना है, इस लेवल पर पहुंचाना है कि हम सामने वाले को आग्रह कर रहे हैं कि आप सत्य के मार्ग पर चलें या ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर चलें। तो यहाँ पर हम ये बात समझ रहे हैं कि सत्य और अहिंसा दोनों इंटरट्वाइंड प्रिंसिपल हैं। तीसरा प्रिंसिपल होता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग या चोरी नहीं करना आम भाषा में। अस्तेय के लिए जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है वह कहता है बुद्धिमान व्यक्ति वही नहीं लेता जो नहीं दिया जाता, चाहे वह छोटी या बड़ी चीज़ हो, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो। अ वाइज पर्सन डज नॉट टेक विच इज़ नॉट गिवन, बी इट अ स्मॉल और लार्ज थिंग, बी इट लिविंग और लाइफलेस, है ना। इसका मतलब होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति, या जैन एथिक्स में कहा जाता है कि व्यक्ति वही चीज़ नहीं लेगा जिस पर उसका अधिकार नहीं है ना। इसको हम जब पब्लिक लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि करप्शन हमारे पब्लिक लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। करप्शन मतलब व्यक्ति जब जिस पर उसका अधिकार नहीं है वही भी लेने के लिए इच्छुक हो, या ले या एक्सेप्ट कर ले, है ना।
जिससे दूसरों के जीवन में समस्या है, दूसरों का शोषण हो, एक्सप्लॉयटेशन हो। ओके, तो अस्तेय का कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस पर आपका पूर्ण अधिकार नहीं है या आपका अधिकार नहीं है ना, वही चीज़ नहीं लेनी चाहिए, चाहे वह छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है। सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स में भी कहा गया है कि अ सिविल सर्वेंट मस्ट नॉट एक्सेप्ट प्रीशियस गिफ्ट्स। ओके, तो ये बात हुई अस्तेय की। चौथा प्रिंसिपल जो है वो है ब्रह्मचर्य या चैस्टिटी। ब्रह्मचर्य का जो कॉन्सेप्ट है वो जैनिज्म में मंक्स के लिए एब्सोल्यूट सेंस में अप्लाई होता है, लेकिन फॉर ले पीपल जिनके लिए अणुव्रत दिए गए हैं वहाँ पर ये कहा गया है कि वन शुड बी फिडेलिटी, वन शुड शो फिडेलिटी टू वंस स्पाउस। ओके, इट ऑल्सो एनकम्पासेस प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड एंड डीड। अपने आप को वैचारिक रूप से शब्दों के माध्यम से भी और अपने कर्मों से भी आपको शुद्धता रखनी है अपने चरित्र में। ओके, तो ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट। और आखिरी कॉन्सेप्ट जो है या पंच महाव्रत में जो आखिरी महाव्रत बताया गया है जैन एथिक्स में, उसको बोला जाता है अपरिग्रह या नॉन पॉजेसिवनेस। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? तो अपरिग्रह के लिए जो अचरंग सूत्रा से लिया गया है, टू रिमूव अटैचमेंट टू वर्ल्डली थिंग्स वन शुड अबंडन इवन द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ पोजेशन। सांसारिक वस्तुओं से मोह हटाने के लिए व्यक्ति को छोटी से छोटी संपत्ति का भी त्याग कर देना चाहिए। अब आज के समय में ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन हम देख रहे हैं कि वी आर लिविंग इन एरा ऑफ मटेरियलिज्म या मटेरियल अबंडेंस। मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, ये दोनों कॉन्सेप्ट कहते हैं टू फाइंड प्लेजर इन मटेरियल थिंग्स, है ना। आपने देखा होगा हर कोई मतलब शॉपिंग से लेकर आजकल वी आर लिविंग इन एरा ऑफ ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स, वी आर लिविंग इन एरा ऑफ अबंडेंस। हमारे आसपास सामान ही सामान है, चीज़ें ही चीज़ें हैं, एंड वी आर ऑलवेज क्रेविंग फॉर मोर। सो व्हाट डज दिस कॉन्सेप्ट मीन्स? इंडिया में अपरिग्रह के कॉन्सेप्ट को लगभग सभी फिलोसॉफिकल स्ट्रीम्स में माना जाता है। अब अपरिग्रह के कॉन्सेप्ट को भी वेस्टर्न कंट्रीज में मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट से जोड़ा जा रहा है। मिनिमलिज्म क्या कहता है? वेस्टर्न कंट्रीज में लोग ये समझने लगे हैं धीरे धीरे कि और ज़्यादा चीज़ों को एकत्रित करने से उनको जो मतलब सुख है या शांति है वो नहीं मिलने वाली। मटेरियलिज्म इज़ नॉट द एंड, और जस्ट सेटिस्फाइंग योर फिजिकल या पॉजेसिव नीड्स विल नॉट लीड टू मेंटल सेटिस्फैक्शन। सो व्हाट डज इट से? इट सेज कि यू शुड वर्क ऑन लिमिटिंग योर वांट्स और नीड्स, है ना। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि अर्थ इज इनफ फॉर वंस नीड बट नॉट इनफ फॉर वंस ग्रीड। ओके, एंड दिस कॉन्सेप्ट सेज कि आप इन दोनों में अंतर, इच्छा और आवश्यकताओं में अंतर करना सीखें। अपरिग्रह कहता है कि आपको जितनी आवश्यकता हो आप उतना ही रखें, बाकी समाज के भले के लिए, कल्याण के लिए दे दें। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के प्रिंसिपल में ये बात कही है ना। और यदि जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो शायद हम पर्यावरण को बचाने में भी सफल हो पाएँ। पर्यावरण में अभी के समय में क्योंकि हम लोग अपनी नीड्स को लिमिट नहीं कर पा रहे हैं, वी आर कंज्यूमिंग यूटिलिटीज़ लाइक नेवर बिफोर, और इस वजह से पर्यावरण अपना रौद्र रूप हमें समय समय पर दिखाता रहता है, चाहे वह डिज़ास्टर्स हों, चाहे वह पेंडेमिक्स हों। और अपरिग्रह कहता है कि हमें अगर सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ, मतलब सस्टेनेबल तरीके से जी सकते हैं हम, तो हमें पर्यावरण का शोषण नहीं करना चाहिए, है ना। अपरिग्रह के सिद्धांत को अहिंसा के कॉन्सेप्ट से जोड़ा गया है जैन एथिक्स में। अहिंसा के सिद्धांत से कैसे जोड़ा गया है? अगर आप अपनी ज़रूरतों को सीमित रखेंगे और आप नेचर से उतना ही लेंगे जितना आपको जीवन रहने के लिए ज़रूरी है, जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, तो आप पर्यावरण के साथ हिंसा करने को से बचेंगे और नहीं करेंगे। ओके, सो दीज 5 प्रिंसिपल्स फॉर्म्स द बेसिक आइडियाज़, बेसिक कॉर्नरस्टोन ऑफ जैन फिलॉसफी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैन एथिक्स और फिलॉसफी में हम बात करते हैं जैन फिलॉसफी की।
अभी हमने पंच महाव्रत पे बात करी और उनका कुछ एप्लीकेशन पर बात की। अब हम जैन फिलॉसफी पे बढ़ते हैं। तो जैन फिलॉसफी में सबसे सेंट्रल में जो आइडिया है वो है अनेकांतवाद, है ना, अनेकांतवाद का फिलॉसफी। अब अनेकांतवाद क्या कहता है? अनेकांतवाद को समझने के लिए इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है, इस एनालॉजी को, इसके माध्यम से इसको समझाया जाता है। तो अनेकांतवाद कहता है कि जो सत्य है या रियलिटी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उसको एक पर्सपेक्टिव से देखना सही नहीं है और एक पर्सपेक्टिव से आप समझ नहीं सकते। ओके, इसके लेकर तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, रियलिटी इज मल्टीफेसेटेड एंड ट्रूथ इज परसीव्ड डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अब इस कहानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में आप देख रहे हैं कि एक हाथी है ना, इस पिक्चर में एनालॉजी में एक हाथी है और 6 अलग अलग लोगों को लाया गया, उनकी आंखों में पट्टी बांध दी गई। अब वो आंखों से देख नहीं सकते। ये लोगों को बोला गया कि अलग अलग जगह पर इनको खड़ा कर दिया गया है और उनको बोला गया कि आप अपने सेंस ऑर्गन से, अपने हाथ से टच करके बताएं, परसीव करके बताएं कि क्या है ये, है ना। तो अब जो व्यक्ति हाथी के कान को पकड़े हुए है उसको लगा कि ये फैन है, जिसने उसकी पूंछ को पकड़ा वो बोलता है ये रस्सी है, जिसने उसके पेट पर हाथ फेरा वो कहता कोई दीवार है ना। सो एंड सो फोर्थ। मतलब 6 लोगों ने अलग अलग स्थान पर खड़े होकर उसी हाथी की 6 अलग अलग परिभाषाएं या उसके बारे में 6 अलग अलग बातें रख दी, है ना। इसका क्या मतलब है? ये कहानी से हम ये समझाना चाहते हैं कि अनेकांतवाद जो कह रहा है उसका मतलब है कि जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, उसके कई आयाम होते हैं, है ना। अब सपोज कीजिए कि अब जो व्यक्ति उसके कान पे बैठा, वहाँ पे कान पकड़े हुए फैन बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति जो रोप बोल रहा है, ये दोनों आपस में लड़ने लगे कि भाई ये तो ये था और ये था, है ना। और ना तो पूर्ण सत्य, ना तो वो व्यक्ति झूठ कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं बोल रहा है। वो दोनों के अपने अपने सत्य हैं, है ना। जैसे हम कई बार कहते हैं अपने अपने राम, सबके अपने अपने सत्य हैं और उसको ही वो दोनों सही मान के बैठे हैं। अब अगर ये लड़ने लगेंगे तो यही आजकल होता है ना। कोई कहता है, चाहे वो रिलीजियस कम्युनल वायलेंस की बात हो, चाहे कास्ट वायलेंस की बात हो, सबके अपने अपने सत्य हैं। चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हो, हर जगह पर हमें देखने को मिलता है कि लोग अपने सत्य पे बहुत ज़्यादा अडिग हैं और उसको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर और कॉन्फिडेंट हैं। ओके, अब अनेकांतवाद इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस और डायलॉग को प्रमोट करता है। मतलब कि अलग अलग लोगों के विचारों को जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप दूसरे व्यक्ति के विचार नहीं जान सकते तब तक आप पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते। ओके, और जैसा कि हमने देखा है, सत्य को जानना है तो महात्मा गांधी ने बताया है कि भाई जीवन का उद्देश्य सत्य को प्राप्त करना है, सत्य तक पहुंचना है। ठीक है। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब हम देखें अनेकांतवाद के कॉन्सेप्ट को, तो भारत में सम्राट अशोक जो थे, सम्राट अशोक ने रिलीजियस टॉलरेंस और हार्मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस समय पर देयर वर नो रिलीजन, उस समय धर्म नहीं हुआ करते थे, उस समय पंथ थे हमारे यहाँ पर, है ना। परंपराएं थी, ब्राह्मण्स थे, श्रमण परंपरा थी, जैन और बौद्ध भिक्षु होते थे, आजीविका सेक्ट के लोग होते थे, ऐसे लोग होते थे। और उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन से लोगों को ये मैसेज दिया, अपने जो सब्जेक्ट्स को उन्होंने बोला कि आप लोग सभी धर्म के अनुयायी या लोगों के प्रति समान भाव रखें। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल इसका आता है सम्राट अशोक के बाद बादशाह अकबर, है ना। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ 16th सेंचुरी। सम्राट अशोक 3rd सेंचुरी BC के समय पर थे और बादशाह अकबर 16th सेंचुरी AD में थे। बादशाह अकबर जो थे, ये ही डिडंट रिसीव्ड एनी फॉर्मल एजुकेशन, बट ऑल्दो ही वॉज अ मुस्लिम, ही वॉज born and brought up in a राजपूत फैमिली, है ना। तो उनके अंदर एक रिलीजियस टॉलरेंस की भावना देखी गई।
अब अकबर के समय पर भारत में जो कई सारे फेथ प्रोमिनेंट थे, जिनमें इस्लाम और हिंदुइज़्म के अलावा क्रिश्चियनिटी, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म भी थे। बादशाह अकबर का क्या तरीका होता था कि वो स्कॉलर्स को अलग अलग धर्म के अपने कोर्ट में बुलाते थे और उनसे अलग अलग धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। इसके पीछे बादशाह अकबर की जो मंशा होती थी वो यही थी कि वो पूर्ण सत्य को जान पाए या सभी के पर्सपेक्टिव को सुन के समझ के रियलिटी को पहचान पाए, है ना। इससे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने दीन इलाही नाम का एक रिलीजन भी शुरू किया था। अब अनेकांतवाद के साथ आप सुनते होंगे कि स्यादवाद। ओके, स्यादवाद का मतलब क्या होता है? तो अब फिलॉसफी में दो स्ट्रीम्स होती हैं, एक मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। जैन मेटाफिजिक्स तो अनेकांतवाद है, जैन एपिस्टेमोलॉजी इस स्यादवाद या ज्ञान को किस तरीके से समझा जाता है। मेटाफिजिक्स बोले तो हिंदी में कि सच्चाई या रियल फिजिकल वर्ल्ड के बारे में क्या विचार हैं, तो वो अनेकांतवाद समझाता है, माफ़ कीजिए। स्यादवाद जो है ये जैन एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा का तत्व होता है, इसको समझते हैं। तो स्यादवाद का कॉन्सेप्ट जो है वो अनेकांतवाद से काफ़ी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि ऑल आवर स्टेटमेंट्स आर कंडीशनल and should be expressed with the word syat, which means perhaps, recognizing the limitations of human perceptions, है ना। अब इसको समझने के लिए वापस से हम अपने डायग्राम पर, पिक्चर पर जाते हैं। तो स्यादवाद के कंटेक्स्ट को समझने के लिए अब मान लीजिए हमने एक व्यक्ति को बुला के पूछा, तो जिन्होंने हाथी की सूंड को पकड़ रखा था, उन्होंने उनसे पूछा कि वो क्या था, तो अब वो बोलेंगे कि वो तो भाई सांप था, है ना। बट अगर स्यादवाद के एंगल से पूछा जाए तो उनको कहना चाहिए कि शायद स्यत वो एक स्नेक था, या परहैप्स इट वाज अ स्नेक। ओके, सेम विद द पर्सन हु इज होल्डिंग ऑन द टेल ऑफ द एलिफेंट, ही मस्ट से या ही शुड से परहैप्स इट वाज अ रोप, है ना। और दोनों लोग गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है यहाँ पर। तो ये कहता है कि यू शुड यूज़ परहैप्स। क्योंकि हमारे जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कंडीशनल होते हैं, क्योंकि हमारी समझ सीमित है, कंडीशनल है, और इसलिए उनके साथ सत्य वर्ड को यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इंडियन कंटेक्स्ट में इसका कहाँ पर देखा जाता है। तो महात्मा गांधी का अप्रोच जो था कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का, फ्रीडम स्ट्रगल के समय महात्मा गांधी यूजुअली सभी लोगों से चर्चा, विचार विमर्श करने के बाद कोई निर्णय लेते थे, वन साइडेड निर्णय नहीं होते थे। ये लोकतंत्र का भी आधार है ना। लोकतंत्र का आधार कैसे है? तो नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन ने इसको बताया है कि अपनी बुक आइडिया ऑफ जस्टिस में, कि डेमोक्रेसी सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि उसमें पब्लिक रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। और इसका मतलब है लोकतंत्र कहीं पर भी होगा, लोकतंत्र में सभी के अलग अलग पर्सपेक्टिव होने चाहिए। इसलिए कोई भी कानून बनाते में हमें संसद में डिबेट डिस्कशन पे बल दिया जाता है ना। अगर भाजपा कोई कानून ला रही है तो हो सकता है कांग्रेस उसमें कोई और नया पर्सपेक्टिव ऐड करे, आम आदमी पार्टी कोई और पर्सपेक्टिव दे, सभी के अपने अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, है ना। और ये हमारे डेमोक्रेसी को एनरिच करता है, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाता है। ओके, फिर भक्ति मूवमेंट का, इंक्लूसिव थियोलॉजी का जो अप्रोच था, भक्ति मूवमेंट मेडिवल समय में भारत में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसमें अलग अलग धार्मिक ट्रेडिशंस को इम्बाइब किया गया और अलग अलग, इसको कहते हैं कि इंक्लूसिव थियोलॉजी डेवलप हुई, जिसमें सभी, मतलब इसमें राम भक्त कल्ट, कृष्णा भक्ति कल्ट सभी साथ में लेकर चले, शैविज़म, वैष्णविज़म, सब मतलब रिलीजन जो थे या सेक्ट थे हमारे यहाँ पर, सभी को साथ में लेकर चले और सिंथेसिस डेवलप हुआ हमारे आइडियाज़ में। तो इसका इंक्लूसिव थियोलॉजी भी इसी से आता है। अब हम इसकी एप्लीकेशन जब डेली लाइफ में देखते हैं
तो हमने अब देखा कि एनवायरमेंटल एथिक्स में इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। जब हम अहिंसा के कॉन्सेप्ट को ब्रॉड वे में अप्लाई करते हैं पर्यावरण के एंगल में, तो कई सारी समस्याएं अपने आप उससे सॉल्व हो जाएंगी, है ना। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम या आश्रम व्यवस्था जो शुरू करी थी भारत में, उसमें भी देखा गया कि उनके जीवन जीने का जो तरीका था वो दिखाते थे कि प्रकृति से ज़्यादा नज़दीक रहकर प्रकृति पर निर्भरता के साथ जिया जाए, जिसमें प्रकृति का शोषण नहीं हो, है ना। हमें नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। उनका कहना था अगर हमने अपना लाइफस्टाइल इसी तरीके से रखा तो हमारे लिए एक तो क्या, एक या दो नहीं बल्कि 9 पृथ्वियाँ कम पड़ जाएंगी, है ना। तो एनवायरमेंटल एथिक्स में इट हैज़ एप्लीकेशन, सोशल कंडक्ट में इट हैज़ एप्लीकेशन व्हेन यू विल फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, तो इट विल गाइड सोशल इंटरेक्शन, इट विल इंस्टिल वैल्यूज़ ऑफ पीस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इक्वलिटी, करप्शन को डील करने में इट विल हेल्प। और अगर अपरिग्रह के प्रिंसिपल को हमने अपने लाइफस्टाइल में उतार लिया तो इससे हम ना सिर्फ एनवायरनमेंट का भला करेंगे बल्कि हम लोग कई सारे सोशल इल्स को डील कर पाएंगे। ओके, सो दिस वाज अवर डिस्कशन ऑन जैन एथिक्स एंड फिलोसफी। होप आपको ये बात समझ में आई है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट बुद्धिस्ट एथिक्स एंड फिलोसफी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।